गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गौरव खरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे 11th क्लास की इस स्पेशल लेक्चर सीरीज में। इसमें हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक इस टॉपिक को इजी मैनर में और आपके हेल्पफुल तरीके से कवर करेंगे। ये लेक्चर सीरीज 11th क्लास के साथ साथ आईआईटी, नीट और केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। इसमें हमने पूरे टॉपिक को स्लाइड की हेल्प से कवर किया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमको 11th क्लास में द फिजिकल वर्ल्ड में जानने की जरूरत है कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज की साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू नो, जानना, किसी चीज के बारे में जानना। हम बहुत पहले से हमने ये क्यूरियोसिटी को शो करते रहे हैं कि इस चीज़ को जानने, कुछ चीज़ों के बारे में जो नेचुरल फिनोमिनन हम देखते हैं, जैसे कि सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, विंटर के बाद स्प्रिंग आना, स्प्रिंग के बाद समर, समर के बाद रेनी सीजन, रेनी के बाद ऑटम, और फिर इस प्रकार से ये कंप्लीट सर्कल चलता रहना। और भी डिफरेंट हम फिनोमिनन जैसे कि चेंजेस इन द फेजेस ऑफ मून। तो इन सब के बारे में बहुत पहले से जानने के लिए लोगों ने अपनी बड़ी क्यूरियोसिटी दिखाई, और इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी, ट्राई किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन किए। उन्हीं सब चीज़ों को हमने असेंबल करके एक सब्जेक्ट बनाया जिसको हमने कहा साइंस। तो चलिए थोड़ा सा साइंस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड लॉज along with knowledge gained by it is called science। मतलब कि नेचुरल फिनोमिनन की जो हम नेचुरल फिनोमिनन से मैं आपको बता दूं, नेचुरल फिनोमिनन वो होते हैं जो कि नेचर के द्वारा, ऐसे फिनोमिना जो नेचर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि सन का राइज होना ईस्ट से और वेस्ट से सेट हो जाना, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसको नेचुरल फिनोमिनन कहते हैं। तो सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए साइंस में क्या है, हम किसी भी चीज़ की एक बड़ी सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। जैसे कि लोगों ने देखा कि जो लूनर एक्लिप्स है वो फुल मून वाली नाइट को पड़ता है, जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो लोगों ने एक नया सोच बनाई कि यार चंद्र जो लूनर एक्लिप्स है या चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा वाली रात को ही पड़ेगा। फिर कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट हुए, हमने देखा कि बहुत सारी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता ही नहीं था। तो फिर हमने इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए और क्यूरियोसिटी दिखाई और हमने देखा कि इसका कारण क्या है। तो हमने वहाँ पर क्या किया, किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से हमने उसकी स्टडी करी। तो नेचुरल फिनोमिनन की जो हम लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे से हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं साइंस। साइंस को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारे 2 मेन पार्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जबकि बायोलॉजी में हमारे जूलॉजी, बोटनी, एंथ्रोपोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनका किस प्रकार से वो बिहेवियर करते हैं, किस प्रकार से वो अपने फूड को इनहेल करते हैं और उनमें मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस किस प्रकार से हो रही हैं, और भी बिल्कुल जो हमारे लिविंग टिश्यूज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जबकि फिजिकल में हमारे 2 पार्ट मैंने जैसे कि बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फिजिक्स का मीन्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है नेचर। मतलब कि हम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ओनली नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए मैं
आपको बताऊं कि उस समय जब ये वर्ड लिया गया था तब फिजिक्स की बहुत कम ब्रांचेस थी, तो इसलिए हम स्पेशली नेचुरल फिनोमेनन के बारे में स्टडी करते थे। बट हाँ, अब कुछ सेंचुरीज से फिजिक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है, परंतु मूल वर्ड हमने वही रखा है, फिजिक्स ही रखा उसका। इसलिए हम इसको हिंदी में भौतिकी या भौतिक कहते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ जहाँ पर हम फिजिकल चीज़ों के बारे में स्टडी करें, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को इतने हाइट से ग्राउंड पर छोड़ दिया जाए गिरने के लिए तो वो कितने टाइम बाद पहुंचेगा, तो उसके मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए फिजिक्स की हम थोड़ी सी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, रेडिएशन, ईटीसी। मतलब कि फिजिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर हुआ, मोशन, एनर्जी, रेडिएशन से रिलेटेड हम चीज़ों की स्टडी करते हैं। अगर हम चलिए अब हम थोड़ा सा दो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फिजिक्स वर्ड सबसे पहले किसने और कब यूज़ किया था। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन मेरा कि फिजिक्स वर्ड किसने और कब यूज़ किया था, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है साइंटिफिक एप्टीट्यूड और दूसरा है साइंटिफिक मेथड। तो चलिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड को समझते हैं कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमको, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो द साइंटिफिक एप्टीट्यूड रिक्वायर्स अ फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम इन विच अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज आर नॉट निगलेक्टेड विदाउट एनी रीज़न। मतलब कि जो हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड है वो एक ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल सोच की रिक्वायरमेंट रखता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि अगर आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में स्टडी करना है तो बहुत से लोग तो ये मान के इसको छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो कोई वैसे ही कोई प्रॉब्लम है जो कि होती है। बट जो साइंटिस्ट होते हैं, जिनका दिमाग जो जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, वो इन चीज़ों को ऐसे ही इजी मैनर में नहीं छोड़ते, वो इसके पीछे अपनी एक फ्लैक्सिबल और ओपन माइंडेड सोच लगाते हैं। वो कहीं सुनी दंत कथाओं पर इतना ज़्यादा विश्वास में नहीं रहता, बट हाँ ठीक है, वो इन चीज़ों को इतना ईजिली निगलेक्ट भी नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड एक फ्लैक्सिबल सोच के साथ साथ एक ओपन माइंडेड सोच भी होना चाहिए, और इसमें हम जब तक किसी पॉइंट को निगलेक्ट नहीं करते, जब तक कि हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं, हम बिना किसी सॉलिड रीज़न के हम इसमें कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को निगलेक्ट नहीं करते, चाहे फिर वो कोई नॉर्मल से नॉर्मल क्यों ना पॉइंट ऑफ व्यू हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि लोगों ने बनाया कि हाँ कि फुल मून, या जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, उस रात को लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण पड़ता है। बट लोगों ने देखा कि नहीं, हर पूर्णिमा या फुल मून वाली नाइट को ऐसा नहीं होता है। तो लोगों ने देखा कि उसका कारण क्या है, और हर बार चंद्र ग्रहण भी आपको पता है, जो लूनर एक्लिप्स होता है वो भी डिफरेंट काइंड्स का होता है। तो उनका रीज़न क्या है, तो लोगों ने अपनी एक ओपन माइंडेड सोच के साथ और फ्लेक्सिबल सोच के साथ इसके बारे में जो इसकी मिस्ट्रीज थी उनको ओपन किया। हाँ, मैं इस लेक्चर सीरीज़ में आपको डेली एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके लिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है, चलिए पहले थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टैब्लिशिंग लॉज विच गवर्न दीज फिनोमेना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मतलब कि साइंटिस्ट के द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स यूज़ किए जाते हैं किसी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए,
उस मेथड को ही हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, चलिए हम एक एक करके उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता क्या है, जैसे कि अभी हमने एक छोटा सा एक मैं एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले हमको पता चला कि जो लूनर एक्लिप्स है या चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। हमने देखा कि हाँ चंद्र ग्रहण अब कब पड़ा, नेक्स्ट कब पड़ेगा। हमने हर चंद्र ग्रहण को, दैट मीन्स लूनर एक्लिप्स के बारे में देखा और हमने डेट लगाई, उसको टिक किया कैलेंडर में, और हमको पता चला कि नहीं ये ऑलवेज कब पड़ता है, पूर्णिमा को पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया हमने। फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने जब ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर लिए तो हमने क्या बनाया, एक हाइपोथेसिस बनाया। और हाइपोथेसिस मतलब कि विचारधारा, सिंपल मैं एक इजी शब्दों में कहूँ तो एक स्पेशल सोच जो कि आप ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बना लेते हैं, उसको ही हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसका कोई ये प्रूव्ड नहीं होती है, मैं पहले बताता हूँ, ये कोई प्रूव्ड आपकी सोच नहीं है। ये जनरली जैसे कि लोग सामान्य अवधारणा बना लेते हैं, हम उसी को कहते हैं। जैसे कि लोगों ने फिर उन सभी जब ऑब्जर्वेशन की और लोगों ने एक सोच बना ली कि जब भी चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स पड़ेगा तो वो ऑलवेज फुल मून वाली नाइट को, मतलब कि पूर्णिमा को ही पड़ेगा, तो इसको कहा ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड पॉइंट जो आपको स्लाइड में शो हो रहा है वो है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। फिर लोगों ने क्या किया, इसकी टेस्टिंग करी कि हाँ ये सच में ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो वैलिड है या नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यार कुछ समय तो कुछ पूर्णिमा को या फुल मून वाली जो नाइट्स हैं उस समय लूनर एक्लिप्स होता है, बहुत सी बार लूनर एक्लिप्स नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी थोड़ा सा चेंजेस हुआ, क्योंकि उनकी हाइपोथेसिस ऑल कंडीशन के लिए वैलिड नहीं थी, ठीक है। बट बहुत सी हाइपोथेसिस ऐसी होती हैं जिनकी टेस्टिंग जो हम करते हैं उसकी वैलिडिटी के लिए वो पास हो जाती हैं। तो उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं, और फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल। जब हमारी हाइपोथेसिस वैलिड की टेस्टिंग, जो वैलिडिटी की टेस्टिंग है वो क्लियर हो जाती है बिल्कुल, जब हम उसको गेट कर लेते हैं कि हाँ हमारे द्वारा बनाई गई हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, सभी टेस्ट लगा करके उसकी वैलिडिटी के ऊपर, तब हम उसको प्रिंसिपल का फॉर्म देते हैं। तो इसलिए हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कुछ हद तक वैलिड होता है, बट इसको हम इसकी वैलिडिटी हर कंडीशन में चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं, जैसे कि अभी मैं भारत में मध्य प्रदेश में हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर सनराइज सुबह 7 बजे या 7:10 पर या 6:50 पर होता है। बट क्या नॉर्थ पोल पर भी ऐसा होता है? यहाँ पर 12 महीने लगभग सुबह 6 बजे से या 7 बजे से शाम के 6 या 7 बजे तक दिन रहता है, उसके बाद रात रहती है। परंतु नॉर्थ पोल पर तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर तो हमको ये पता है, वहाँ पर तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो हमने जो प्रिंसिपल बनाया, हमने उसके बारे में और डिस्कस किया, और जब हमको पता चल गया कि हाँ हमारा जो प्रिंसिपल है वो हर कंडीशन के लिए वैलिड है, हम उसको लॉ बनाते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। तो जब हमारा प्रिंसिपल हर कंडीशन के लिए वैलिड हो जाता है, सभी सिचुएशन के लिए, चाहे जो अभी हों या 10 साल बाद वाली हों, जैसे कि आपने कहा कि हमने एक सिंपल एक फार्मूला बनाया, एक फार्मूले के हेल्प से हमने अर्थ, सन और जो मून है उनकी सिचुएशन देखी, और हमने उन फार्मूलों की हेल्प से निकाला कि हाँ कब वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में कब आएंगी। तो हम उस दिन हम कहेंगे कि हाँ या तो ये सोलर एक्लिप्स वाला डे होगा या लूनर एक्लिप्स वाला डे होगा, ठीक है। हम आगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को डीपली समझेंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो हमने अपने प्रिंसिपल बनाया था, उसकी टेस्टिंग वैलिडिटी करी, और हमने क्या बनाया, फिर एक फॉर्मेशन ऑफ लॉ बनाया कि हाँ जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे उस दिन हमारा या तो सोलर एक्लिप्स होगा या लूनर एक्लिप्स होगा। ये डिपेंड करता है कि अर्थ की सिचुएशन कहाँ पर है।
तो जब हमारे पास बहुत सारे लॉज इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लॉज को मिला करके बनाते हैं एक थ्योरी। तो द सेट ऑफ लॉज इज कॉल्ड थ्योरी। चलिए देखते हैं क्या थ्योरी में भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है। इस बात को हम समझते हैं। हाँ, बहुत सी बार हमको थ्योरी में भी अमेंडमेंट करने की या संशोधन करने की ज़रूरत हो जाती है। चलिए पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं कि फर्स्ट केस कौन सा है। करते हैं व्हेन एनी न्यू ऑब्जर्वेशन शोज सम डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी द थ्योरी हैज टू बी टुलाई मॉडिफाइड। मतलब कि चलिए इसको थोड़ा सा हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मतलब कि जब हमको कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मिले या कोई डाटा मिले जो कि हमारी प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी से मैच नहीं हो रहा है, उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो हमको थ्योरी में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के से समझें तो जो हमारे निकोलास कोपरनिकस थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, द प्लानेटरी सर्कुलर ऑर्बिट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसमें ये माना जाता था कि जो सन है वो सेंटर में है और जो अदर प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बट जब टाइको ब्राही जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा डाटा प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड कलेक्ट किया और बाद में जो जॉन कैपलर थे, उन्होंने इस पूरे डाटा को एग्जामिन किया अच्छे ढंग से और उन्होंने ये पाया अपने इस एग्जामिनेशन की जो एग्जामिन करने की प्रोसेस अपनाई, उन्होंने देखा कि डाटा बहुत अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठ रहा था। जो उनकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जिसमें ये माना जाता था कि सन सेंटर में है और जो अदर प्लैनेट हैं वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी और वो थ्योरी से एक हमको पता चला कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में नहीं इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और जो सन है वो सेंटर में नहीं उस इलिप्स के फोकस पर प्रेजेंट होता है। तो इससे हमारी एक नई थ्योरी बनी। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली देखेंगे और हम कैपलर्स के जो लॉज दी उनको भी हम आगे जा करके प्रूव करेंगे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। चलिए सेकंड केस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस क्या है। व्हेन इवन द मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी फेल्स टू अकाउंट फॉर द न्यू ऑब्जर्वेशन द थ्योरी हैज़ टू रिप्लेस्ड बाय द न्यू थ्योरी। मतलब कि जब हमने कोई थ्योरी में चेंजेस तो कर लिए बट फिर भी वो चेंजेस किए गए चेंजेस हमारी थ्योरी हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको फिर थ्योरी बदलना पड़ती है। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो लाइट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी दी। तो सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, जिसको हमने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में हम 12th में वो अच्छी डीपली स्टडी करेंगे। तो जब न्यूटन की थ्योरीज बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, बहुत सारे लाइट के फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तब हाइगन ने एक नई थ्योरी दी जिसको वेव थ्योरी कहा, अमेंडमेंट थ्योरी। इसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की पावर थी, बट फिर भी ये थ्योरी भी पूरी तरीके से हर जो इवेंट हो रहा था, जो फिनोमेनन हो रहे थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तब एक नई थ्योरी आई जिसको हमने कहा क्वांटम थ्योरी। तो ये दो केसेस थे जब हमको थ्योरीज में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आज हम देखते हैं, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किस प्रकार से न्यू थ्योरीज बनती हैं और थ्योरीज की हेल्प से किस प्रकार से न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं, मतलब इंटरप्ले बिटवीन द थ्योरेटिकल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट से न्यू थ्योरीज कैसे बनती हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें कि किस प्रकार से एक नए एक्सपेरिमेंट से एक नई थ्योरेटिकल मॉडल
का इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि फिजिक्स का जो एटम मॉडल था उसमें क्रांति आ गई थी बहुत भयंकर, और लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी समझने के लिए, और एटम को जो देखने का तरीका था वो बहुत हद तक चेंज हो गया था। तो चलिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने देखा कि रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया, जो उन्होंने गोल्ड की एक थिन फॉइल थी, उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थी, या उस समय इलेक्ट्रॉन नाम इतने ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे, तो अगर हम नेगेटिवली अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल्स की उस पर बमबारी करवाई गई, और उन्होंने नए फैक्ट्स बताए, और उन फैक्ट्स के बेसिस पर नील्स बोर ने 1930 में एक नया हाइड्रोजन का जो एटम था उसका एक नया मॉडल पेश किया, जिससे हमको पता है बिल्कुल एक नया मॉडल बन के सामने आया। तो यहाँ से हमारे थियोरिटिकल मॉडल से एक नया एक्सपेरिमेंटल मॉडल से एक नया थियोरिटिकल मॉडल हमारा बना। अगर हम सेकंड केस पे बात करें कि क्या हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल से थियोरिटिकल मॉडल से हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल तैयार कर सकते हैं, तो हाँ, ये बात सही है। अगर हम पॉल डिराक की बात करें, तो जब पॉल डिराक अपनी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी जहाँ पर कुछ चेंजेस उनको दिख रहे थे, तो उन्होंने एक नई चीज़ का एज्यूम किया। उन्होंने माना कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, जिसको उन्होंने उस समय एंटी पार्टिकल कहा गया। बाद में उसके जब उन्होंने वो थ्योरी दी, उसके 2 साल बाद जो कार्ल एंडरसन थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने पोजिट्रॉन जो कि एंटी पार्टिकल ही है एक, उसके बाद उसका डिस्कवरी की। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हाँ, हमारे थियोरिटिकल मॉडल से भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल के बारे में हम पता कर सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे बाकी के दूसरे टॉपिक्स के बारे में, फिजिक्स के किस प्रकार से फिजिक्स दूसरे ब्रांचेस के साथ को रिलेटेड है, और किस प्रकार से वो हेल्पफुल है अदर सब्जेक्ट्स में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और भी अगर आप कोई दूसरे क्लासेस की फिजिक्स सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ को चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली प्रयास करूँगा कि उन क्लासेस के लिए भी मैं एक इसी प्रकार की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ को तैयार कर सकूँ। थैंक यू।